अब आइए समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम और उनमें सबसे पहला है द कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर एंड नॉन मास्टर डेटा। देखिए हुआ यूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन से एक कस्टमर मिस्टर विजय चौहान ने कुछ मोबाइल बाय किए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एंट्री हो गई सेल्स की एंट्री। तो भाई ये सेल्स की एंट्री वो कैसे करेगा? तो आंसर काफी सिंपल है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई सीधा आप जाइए यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे, वहां पे जाने के बाद आप वो पर्टिकुलर डेट डालिए जिस डेट पे उन्होंने उसको बाय किया था, पार्टी नाम डालिए, डालते हैं विजय चौहान। लेकिन देखिए यहाँ पे एरर दिखा रही है। देखिए एरर इसलिए हो रही है क्योंकि विजय चौहान नाम का लेजर सिस्टम में क्रिएट ही नहीं किया, और अगर उसको अभी तक क्रिएट नहीं किया गया तो कैसे कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट कर सकता है? तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा उसका प्रोफाइल, हमारे कस्टमर का प्रोफाइल। इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में वो क्रिएट होगा यहाँ पे। तो हम जाएंगे यहाँ पे अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में, उसके बाद लेजर्स क्रिएशन एंड क्रिएटेड। सबसे पहले हम डालेंगे उनका नाम मिस्टर विजय चौहान, उसके बाद उनका अगर कोई लैंग्वेज है वो कुछ डिस्क्रिप्शन अगर डालना है, और सबसे बड़ी बात कि ये कौन से ग्रुप में जाएंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के ग्रुप्स देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से मैप है। अगर हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट कर दिया तो ये लेजर रिफ्लेक्ट होगा बैलेंस शीट में, लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड ट्रेडिंग अकाउंट में। तो दोस्तों ये तो हमारा कस्टमर है। कस्टमर मतलब ये हो गया हमारा सन्ड्री डेटर्स। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर्स को। उसके साथ साथ हमें कुछ और भी डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि उसका नाम, उसका एड्रेस कहाँ है, वो कहाँ पे रहता है, उसका पर्टिकुलर स्टेट क्या है, उसका पिन कोड क्या। अगर वो एब्सेंट है तो हम किसको कांटेक्ट कर सकते हैं? मान लीजिए वो है मिस्टर अजय चौहान, उनके एब्सेंस में हम उनको कांटेक्ट करेंगे। उनका फोन नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, उनका कुछ कांटेक्ट नंबर है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे उनका फोन नंबर भी डाल सकते हैं, फैक्स नंबर भी डाल सकते हैं, उनका ईमेल आईडी भी डालना होगा। अगर उनके पास अपनी कुछ वेबसाइट है तो उस वेबसाइट के बारे में भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देनी होगी। अगर उनके पास कुछ बैंकिंग डिटेल्स है, अगर हमें कुछ चेक लेना है देना है तो उसको यस करके वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं तो हम नहीं डाल रहे। उसके बाद हम कुछ लीगल टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालेंगे, जैसे उसका पैन नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल उनका पैन नंबर है यहाँ पे ये। उसके बाद उनका जीएसटी नंबर है तो वो भी डालेंगे यहाँ पे, मान लीजिए वो है। फिलहाल अभी मैंने उसको करेक्ट फॉर्मेट में नहीं डाला, इसीलिए यहाँ पे वो एरर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैलिडेशन कंट्रोल्स डाले हुए हैं कि जीएसटी नंबर एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम एक डमी डाल रहे हैं इसलिए वो फॉर्मेट यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, इसलिए एरर दिखा रहा है। इसके बाद दोस्तों हम इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो देखिए हमने जब मिस्टर विजय का लेजर बनाया, अब देखिए यहाँ पे मिस्टर विजय चौहान का लेजर क्रिएटेड है तो इसमें इतनी सारी डिटेल्स डाली। हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से हम कई सारी और डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उसका एजुकेशन, उसका ब्लड ग्रुप, भाई जैसी उसकी रिक्वायरमेंट, उसका बैलेंस क्या था, उसके ट्रांजैक्शन, उसका परफॉर्मेंस, क्या कभी उसने डिले किया, कई सारी एडिशनल फील्ड अगर हम चाहे तो यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रोफाइल क्रिएट हुआ है उसे ही हम कहते हैं मास्टर डेटा क्रिएशन। अगर आपने गौर किया हो तो जब हम यहाँ पे है, यहाँ से जब हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाके अकाउंट्स को क्रिएट किया, लेजर को क्रिएट किया, तो उसका हेडिंग क्या दिखा रहा है? उसका हेडिंग दिखा रहा है मास्टर्स। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन्स को करने से पहले हम जो ऐसे प्रोफाइल्स बनाते हैं, चाहे वो इन्वेंट्री से रिलेटेड हो, स्टैट्यूटरी रिलेटेड हो या कुछ भी, तो दोस्तों उन प्रोफाइल क्रिएशन को हम कहते हैं मास्टर डेटा क्रिएशन, और ऐसे डेटा को हम कहते हैं मास्टर डेटा। तो बेसिकली मास्टर डेटा क्या होता है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट मास्टर डेटा रेफर्स टू
as the nouns that describe business. The nouns could be customers, products, suppliers, locations and chart of accounts. तो जैसा हमने देखा कि हम कस्टमर के अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेंटरी को क्रिएट कर सकते हैं, कई सारे लोकेशंस भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उन हर एक क्रिएशंस को हम यहाँ पे कहेंगे मास्टर डेटा। देखिए मास्टर डेटा का एक और नाम है, वो है नॉन ट्रांजेक्शनल डेटा। मतलब ट्रांजेक्शन हुए या ना हुए हो उससे कोई लेना देना नहीं, सबसे पहले बनेगी भैया प्रोफाइल। All these different things that manage these core data assets that is getting used within enterprise. It is also known as non-transactional data. Master data is relatively permanent data. Explain that. देखिए कैसे ये relatively permanent data है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें हमारे इस क्रिएट किए गए लेजर को, मिस्टर विजय चौहान, तो जरा गौर से देखिए ये विजय चौहान नाम का जो कैरेक्टर है यहाँ पे, क्या ये विजय चौहान का नाम कभी बदलेगा? काफी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है। यहाँ पे दी गई मोस्ट ऑफ द डिटेल्स रिलेटिवली परमानेंट है। देखिए पैन नंबर थ्रू आउट द लाइफ टाइम सेम रहेगा, जीएसटी नंबर थ्रू आउट द लाइफ टाइम सेम रहेगा, उसका ईमेल, उसकी वेबसाइट। दोस्तों यहाँ पे एड्रेस की अगर बात करें तो जब तक वो एड्रेस चेंज नहीं करता तब तक वो एज इट इज रहेगा, और अगर उसने चेंज किया तो उसको रिक्वेस्ट करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, तुम भी अपनी प्रोफाइल में उसे चेंज कर दो। अगर वो कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करता है तो वो अगेन ऑर्गेनाइजेशन को इंटीमेट करेगा एंड अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन उसे चेंज करेगा। तो मतलब यहाँ पे दिखाई गई डिटेल्स जो है वो रिलेटिवली परमानेंट है, मतलब मोस्ट ऑफ द डिटेल्स विल रिमेन परमानेंट, और अगर कुछ चेंज करना है तो वो यूजर की रिक्वेस्ट पे किया जा सकता है। उसके आगे लिखा है that master data is obviously relatively permanent data that is not expected to change again and again. It may change but not again and again. Master data is slowly changing, जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, a customer could be a person or a business and that business is changing over the course of time. So someone has a name, they might have an address. That address might change because either the business moved or the individual moved, but those changes are fairly slow moving. So the nature of a person or business or a product typically evolves slowly over time. तो दोस्तों ये चीज ऑलरेडी हमने पढ़ ली कि यहाँ पे देखी गई चीजें चेंज तो होती है लेकिन अगेन एंड अगेन नहीं होती, काफी रेयरली यहाँ पे होती है। There is reference data that supports the management of master data. So in the context of the product domain, there's a lot of reference data sets that we use to describe the product. So the color of the product, the packaging of the product, the size, the weight, etc. Those are all reference data elements that help describe a product. देखिए यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई है वो बताई गई है इन्वेंट्री मास्टर डेटा के लिए। मतलब जब हम इन्वेंट्री का कोई मास्टर क्रिएट करेंगे तो वहां पे हम ना सिर्फ उसका नाम दिखा सकते हैं लेकिन उसका नंबर, उसका कलर, उसका डिस्क्रिप्शन, अरे भैया यहाँ तक कि वो कौन से गोडाउन में पड़ा है यहाँ तक की डिटेल्स वहां पे डाल सकते हैं। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें कही जाएगी मास्टर डेटा। तो अब देखिए एक बार अगर मास्टर क्रिएट हो गया तो अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाके जब सेल्स में जाएंगे, जब अकाउंटिंग की एंट्री करेंगे और अब अगर हम विजय चौहान का लेजर टाइप करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे विजय चौहान का लेजर हमें दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शंस करने से पहले हमें क्रिएट करने होते हैं मास्टर्स। अब ये मास्टर जो है वो किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं, ये इन्वेंट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, ये पेरोल से रिलेटेड हो सकते हैं, ये अकाउंटिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, ये स्टैट्यूटरी यानी कि टैक्सेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। तो बेसिकली जो मास्टर डेटा है वो इन 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर डेटा, then inventory master data, then payroll master data, and at the end statutory master data. आइए पढ़ते सबसे पहले अकाउंटिंग मास्टर डेटा क्या होता है। देखिए अकाउंटिंग मास्टर डेटा वो होता है जहां पे हम एक्सपेंसेस के लेजर क्रिएट करें, जहां पे हम पार्टीज के लेजर क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डेटर या क्रेडिटर का अकाउंट क्रिएट करना है, यहां तक कि खुद का कैपिटल का अकाउंट क्रिएट करना है, तो दोस्तों वो जाएगा यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेजर्स में जाके जब मैं यहाँ पे क्रिएट करूं
तो मान लीजिए मेरी जो परचेस की पार्टी है, मेरा जो सप्लायर है वो है मिस्टर महेश गुप्ता, तो उसे मैं यहाँ पे डाल सकता हूं अंडर द हेड ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद उसकी जो डिटेल्स लिखूंगा तो ये लेजर बन जाएगा मेरा अकाउंटिंग मास्टर डेटा। डेटर के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो था मिस्टर महेश चौहान। मान लीजिए अब मैंने कोई एक्सपेंसेस किया है, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का, और उसकी अकाउंटिंग करने के लिए कुछ लेजर क्रिएट करना है, तो वो भी मैं यहां से कर सकता हूं। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और इसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो जब इस तरीके का मैं कोई लेजर बनाता हूं और उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालता हूं, तो अगेन दोस्तों ये बन जाएगी मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यहां तक कि अगर मैं कुछ सेल्स या परचेस के लेजर बनाऊं, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बनाना है होम अप्लायंसेस परचेस अकाउंट, अगर ऐसा कुछ मुझे बनाना है तो इसे मैं ग्रुप में डालूंगा परचेस अकाउंट में, और बाकी की सारी डिटेल्स भर के अगर मैं इस लेजर को क्रिएट करता हूं तो ये होम अप्लायंसेस परचेस अकाउंट बन जाएगा मेरा अगेन दोस्तों अकाउंटिंग मास्टर डेटा। तो अकाउंटिंग मास्टर डेटा में क्या आता है, लेट्स अंडरस्टैंड। दिस इंक्लूड्स नेम्स ऑफ लेजर्स, ग्रुप्स, कॉस्ट सेंटर्स, अकाउंटिंग वाउचर टाइप्स। अब यहाँ पे ये देखिए लेजर तो हमने पढ़ लिया, अब ये ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ। देखिए अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि हर एक लेजर कहीं ना कहीं किसी ग्रुप के अंडर में आएगा, ठीक है। और मान लीजिए हमें कोई हमारा खुद यूनिक का ग्रुप क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो उसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाएंगे, उसके बाद ग्रुप्स में जाएंगे और यहाँ पे हम ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट की कई सारी कैटेगरीज है, कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, कुछ डिबेंचर्स में है, कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट में है। तो दोस्तों मैं ग्रुप के भी सब ग्रुप्स बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बनाना है शेयर का ग्रुप, तो ये मेरा शेयर्स का ग्रुप हो गया, वो रहेगा मेरा मेन इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में। तो दोस्तों यहाँ पे जो शेयर का ग्रुप बना है वो भी एक अकाउंटिंग मास्टर डेटा है। फॉर एग्जांपल अब मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे तो उसका मैं अकाउंट बनाऊंगा, रिलायंस शेयर्स। अब मैं उसे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में नहीं डालूंगा, इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन पुट इट इनटू शेयर। देखिए यहाँ पे शेयर मुझे दिख रहा है और वो वही ग्रुप है जो अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया। तो जो हम यहाँ पे ग्रुप्स बनाते हैं वो भी दोस्तों यहाँ पे माना जाएगा हमारा अकाउंटिंग मास्टर डेटा। कॉस्ट सेंटर्स, अब ये कॉस्ट सेंटर क्या होता है आइए उसको भी पढ़ते हैं। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता है। अब उसका जो खर्चा होता है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ये पूरे के पूरे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके लिए आया है। तो प्रोजेक्ट वाइज मेरी इनकम एंड एक्सपेंसेस कैसी होगी वो जानने के लिए मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, यहाँ पे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर, मतलब प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। इस कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करने के बाद मैं मेरी एक्सपेंसेस को एलोकेट कर सकता हूं। कैसे, आइए समझते हैं प्रैक्टिकली। देखिए ये मेरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सबसे पहले मुझे कॉस्ट सेंटर का डेटा यहाँ पे एक्टिवेट करवाना होगा। देखिए ये है कंपनी फीचर्स, यहाँ पे कई सारे फीचर्स को मैं एक्टिवेट कर सकता हूं। और यहां पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, वहां पे जाके सिंपली मुझे यस करना है। ये रहा यस, एंड उसके बाद वाली सारी इंफॉर्मेशन को भी मैं यहाँ पे यस कर सकता हूं और उसके बाद मैं इसे कर दूंगा एक्सेप्ट। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्टेंस। अब जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो ग्रुप एंड लेजर के साथ साथ हमें एक और भी कैटेगरीज मिलेगा और वो है कॉस्ट सेंटर्स। तो यहाँ पे जाके लेट्स क्रिएट द कॉस्ट सेंटर। मान लीजिए मेरे पास बेसिकली 3 प्रोजेक्ट्स है। ये रहा प्रोजेक्ट ए, उसका एक मैंने लेजर यहाँ पे क्रिएट किया, सब कुछ मैं यहाँ पे प्राइमरी रखूंगा, एक्सेप्ट। उसके बाद क्रिएट किया यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बी, उसको भी एज इट इज प्राइमरी, देन प्रोजेक्ट
सी। ये भी हो गया भैया मेरा प्राइमरी चीज। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे 3 कॉस्ट सेंटर्स बन चुके हैं। तो दोस्तों एक बार अगर हमारे कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट हो गए हैं, उसके बाद आइए करते हैं एंट्रीज। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 2 एंट्रीज है। सबसे पहले हमें मिलता है कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट, मतलब हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट खत्म किए, उसके कुछ पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे रिसिप्ट में, हम यहाँ पे डेट टाइप करेंगे, वो है 1 जुलाई 2018। एंड उसके बाद हम रिसिप्ट पे जाएंगे क्योंकि हमें पैसा मिला है, हमें ये सारा पैसा अज्यूम कीजिए कैश में मिला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट और मिला है यहाँ पे 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए अलग अलग कॉस्ट सेंटर में हमें अलोकेट करने हैं। तो ये प्राइमरी है। प्रोजेक्ट ए में हमें 5 लाख रुपए, प्रोजेक्ट बी के पैसे हैं 2,50,000 एंड प्रोजेक्ट सी के है यहाँ पे रिमेनिंग 50,000। तो दोस्तों देखिए एक ही 10 लाख रुपीस को हमने 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अलोकेशन कर दिया। तो ये प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, ये हो गए हमारे कॉस्ट सेंटर। अब आइए एक एक्सपेंसेस का भी यहाँ पे एंट्री ले ले। एक्सपेंसेस दिखाने के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा पेमेंट पे। तो हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जैसा कुछ पे किया है, ये हुआ। टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे है 3 लाख रुपए, लेकिन ये तीनों 3 प्रोजेक्ट्स को मिला के हैं। तो आइए उसको भी हम एलोकेट कर देते हैं। प्रोजेक्ट ए को जाते हैं 1,50,000, प्रोजेक्ट बी को जाते हैं यहाँ पे ओनली 75,000 एंड प्रोजेक्ट सी को यहाँ पे जाते हैं रिमेनिंग 75,000। देखिए 3 लाख रुपए यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हमने एक रिसिप्ट दिखाई और एक एक्सपेंस दिखाया। अब आइए अगर हमें ये देखना हो कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वाइज क्या प्रोग्रेस है, तो उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे एंड क्लिक ऑन द कॉस्ट सेंटर्स एंड देन कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। तो हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट ए। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट इनकम मिला 5 लाख रुपीस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है यहाँ पे 1.5 लाख। देखिए कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट जो अलोकेट हुई थी प्रोजेक्ट ए को वो है 5 लाख एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आउट ऑफ 3 लाख जो अलोकेट हुआ इसको वो है 1.5। इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट बी का भी देख सकते हैं एंड प्रोजेक्ट सी का भी। तो दोस्तों ऐसे एक ही अकाउंटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोजेक्ट का भी अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली हो जाए, प्रोजेक्ट वाइज हमें एक्सपेंसेस, इनकम, असेट्स, लायबिलिटीज का बाइफर्केशन मिल सकता है। ऐसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं यहाँ पे कॉस्ट सेंटर। तो ऐसे कॉस्ट सेंटर का क्रिएशन करना ये भी होता है अकाउंटिंग मास्टर डेटा। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग वाउचर। अब क्या ये अकाउंटिंग वाउचर क्या है, तो जरा देखिए हमारे इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कई सारे वाउचर्स के जरिए हम एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं ये कॉन्ट्रा, ये बैंकिंग के लिए है, कैश बैंक में भरना, विड्रॉ करना एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर हमारा बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए, ये पेमेंट के लिए है, ये रिसिप्ट है। अगर हमें डेप्रिसिएशन जैसी या इंटरेस्ट जैसी कुछ जर्नल एंट्री पास करनी है तो ये उसका फॉर्मेट होगा। ये सेल्स के लिए वाउचर है, ये परचेस के लिए है। अगर हमें इन वाउचर्स के भी सब वाउचर्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल परचेस के मेरे पास 2 टाइप्स है, एक है डोमेस्टिक परचेस और दूसरा है एक्सपोर्ट परचेस। मुझे ये परचेस दिखाने के लिए एक सिंगल कॉमन वाउचर यूज नहीं करना, लेकिन मल्टीपल वाउचर्स यूज करने हैं। तो क्या मैं वाउचर क्रिएट कर सकता हूँ? आंसर है ऑब्वियसली यस। कैसे? तो दोस्तों एज यूजुअल हम यहाँ पे जाएंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे। देखिए ग्रुप लेजर्स के साथ साथ यहाँ पे वाउचर टाइप्स भी दिखाया है, वहां पे क्लिक करके हम वाउचर के टाइप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट परचेस, और इसको हम डालेंगे मेन परचेस के हेडिंग में। बाकी का सब कुछ सेम रख के उसको हमने क्रिएट कर दिया। तो अब जब हम वाउचर की एंट्री करेंगे और परचेस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाएंगे कि आपको परचेस में एंट्री करनी है या एक्सपोर्ट परचेस में। जो हो उसको क्लिक करके हम यहाँ पे एंट्री शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम वाउचर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं जो एक अकाउंटिंग मास्टर डेटा है।
For example, capital ledger is created once and not expected to change frequently. Similarly, all other ledgers like sales, purchase, expenses, and income ledgers are created once and not expected to change again and again. Opening balance carried forward from previous year to next year is also a part of master data and not expected to change. क्या मतलब है ओपनिंग बैलेंस का? देखिए, हमने हमारे एग्जाम्पल पे क्रिएट किया था मिस्टर विजय चौहान का लेजर, तो यहां पे अगर हम चाहते तो वहां पे ओपनिंग बैलेंस पिछले ईयर का भी दिखा सकते हैं। तो भैया अकाउंटिंग मास्टर डेटा के बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेंटरी मास्टर डेटा। तो देखिए यहाँ पे जो भी प्रोफाइल्स, जो भी मास्टर्स हम क्रिएट करेंगे वो अकाउंटिंग जर्नल एंट्री के लिए नहीं, लेकिन स्टॉक से जुड़ा होगा, इन्वेंटरी से जुड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करना है कुछ होम अप्लायंस जैसे कि टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी, तो ये सारे के सारे स्टॉक अकाउंटिंग लेजर में क्रिएट नहीं होंगे, ये होंगे दूसरे तरीके की इंफॉर्मेशन, दूसरे तरीके के मास्टर में जो है इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन। तो वहां पे जाके हम कई सारे मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक का ग्रुप, उसकी आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन, यहाँ तक कि इन्वेंटरी के वाउचर, स्टैट्यूटरी इन्फो, कई सारी चीजें यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम क्रिएट करते हैं कुछ स्टॉक। सबसे पहले है स्टॉक आइटम्स, उसमें हम टेलीविजन को क्रिएट करेंगे। तो टेलीविजन भी कई तरीके के होते हैं, सैमसंग का होता है भैया, माइक्रोमैक्स का होता है, एलजी का होता है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एलजी टेलीविजन, और ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो जाएगा अंडर द ग्रुप ऑफ, नॉट अंडर द मोबाइल, बट इट विल गो अंडर द ग्रुप ऑफ टेलीविजन। लेकिन यहाँ पे ग्रुप तो है ही नहीं, तो दोस्तों हमें प्रोडक्ट क्रिएट करने से पहले क्रिएट करना होगा ग्रुप। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कुछ ग्रुप। सबसे पहले टेलीविजन का ग्रुप, मोबाइल का ग्रुप ऑलरेडी आपने देखा कि वो क्रिएट हुआ है। उसके बाद एसी का ग्रुप, उसके बाद कंप्यूटर का ग्रुप, उसके बाद लैपटॉप्स का ग्रुप। बारी बारी हम हर एक ग्रुप का कोई ना कोई आइटम्स क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम्स। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे एलजी का टेलीविजन, और ये जाएगा हमारे टेलीविजन के ग्रुप में जो अभी हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा है। देखिए यूनिट्स का मतलब ये हुआ कि ये प्रोडक्ट किस मेजरमेंट में काउंट होगी। देखिए अगर लिक्विड है तो वो लीटर में काउंट हो सकती है, अगर कपड़ा है तो मीटर में होगा। तो उसी तरीके से ये टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, ये काउंट हो गए यूनिट्स में, यानी कि पीसीस में। पीसीस नाम का यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, अगर नहीं है तो दोस्तों हम इसे बना भी सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल पीसीएस, और उसके बाद जो कुछ और डेटा है वो डाल के इसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की ओपनिंग बैलेंस तक डाल सकते हैं अगर है तो स्टॉक में। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक मोबाइल फोन, जैसे कि सैमसंग A3, और उसे डालेंगे हम मोबाइल के ग्रुप में। अगेन उसका काउंट भी पीसी रहेगा, एक्सेप्ट। उसके बाद लिनोवो वर्जन 5 का लैपटॉप, और वो जाएगा अंडर लैपटॉप्स। अगेन ये पीसीस में काउंट होगा। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे डेल का पीसी, अगेन ये जाएगा कंप्यूटर्स में, और पीसीएस सेम डिटेल्स। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट गोदरेज का एसी, और ये जाएगा ग्रुप एसी में। अगेन ये पीसीएस में सिलेक्ट होके ये हो गया या एक्सेप्ट। अब ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट हो गए हैं, उसके बाद ही हम अकाउंटिंग में उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे परचेस करना है किसी से, तो परचेस करने के बाद यहाँ पे मैं पार्टी का नाम लिखूंगा। ये मेरी मान लीजिए मोबाइल परचेस है, और मोबाइल परचेस में हमें दिख रहा है ये सैमसंग A3 जो हमने
क्रिएट किया था इन्वेंट्री मास्टर डेटा का यूज करके। अगर उसी तरीके से हम टेलीविजन की बात करें तो ये देखिए एलजी टेलीविजन, यहाँ पे एलजी टेलीविजन हमारा इन्वेंटरी, यहाँ पे एलजी टेलीविजन हमारा इन्वेंटरी मास्टर डेटा था। तो बेसिकली दोस्तों इन्वेंटरी मास्टर डेटा में क्या है, तो दिस इंक्लूड स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स जैसे कि हमने पढ़ा, उसके साथ गोडाउन्स। देखिए हम इन्वेंटरी के प्रोफाइल में गोडाउन्स तक क्रिएट कर सकते हैं। ये रहे गोडाउन्स। अगर हमारे पास 4 गोडाउन्स है, सबसे पहला जो है वो है अहमदाबाद गोडाउन, तो उसे हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है चेन्नई गोडाउन, उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है बेंगलोर गोडाउन एंड लास्ट इज बड़ौदा गोडाउन। तो जब अब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री करते टाइम पे हम उस पर्टिकुलर परचेस की गुड्स की गोडाउन तक दिखा सकते हैं कि परचेस किया हुआ गुड्स किस गोडाउन में स्टोर है। फॉर एग्जांपल हमने 1 जुलाई को एक पार्टी से कुछ खरीदा, मोबाइल खरीदे हैं, नेम ऑफ आइटम बात करते हैं सैमसंग A3। तो यहाँ पे गोडाउन के बारे में पूछा गया कि बताओ भाई आपको कौन से गोडाउन में दिखाना है, आपको मेन लोकेशन पे दिखाना है, चेन्नई दिखाना है, बड़ौदा दिखाना है, बेंगलोर दिखाना है या अहमदाबाद दिखाना है। जिस जगह पे आप सिलेक्ट करके क्वांटिटी लिखेंगे दोस्तों उस गोडाउन में ये स्टॉक चला जाएगा। इस डिटेल्स को फिलहाल हम स्किप कर देते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया। तो रिपोर्ट्स पे जाके हम जाएंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं जाना है, वहां पे जाके गोडाउन पे क्लिक करो, अहमदाबाद पे क्लिक करो, तो दोस्तों यहाँ पे वो स्टॉक दिखेगा। तो इन्वेंट्री मास्टर डेटा का यूज करके हम कई सारे इन्वेंट्रीज के मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं और उसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री वाउचर टाइप्स। जैसे अकाउंटिंग वाउचर टाइप्स होते हैं वैसे ही इन्वेंट्री वाउचर टाइप्स होते हैं, उनका यूज करके हम कई तरीके की इन्वेंट्री रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एंट्रीज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कुछ प्री डिफाइंड स्टॉक जर्नल जैसे वाउचर्स दिए हैं, ये एक इन्वेंट्री वाउचर है और ऐसे कई सारे और वाउचर अगर हमें क्रिएट करने हैं तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो भैया इन्वेंट्री मास्टर डेटा के बाद अब आइए पढ़ते हैं पेरोल मास्टर डेटा। देखिए पेरोल से पता चलता है कि ये है सैलरी कैलकुलेशन प्रोसेस। तो दोस्तों जब हम किसी की सैलरी कैलकुलेट करते हैं, किसी एम्प्लॉयज की वेजेस या सैलरी कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें भी हमें कई सारे प्रोफाइल्स, कई सारे मास्टर्स बनाने पड़ेंगे और उन सारे मास्टर्स को हम कहते हैं पेरोल मास्टर डेटा। फॉर एग्जांपल हमारे इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर हमें पेरोल का कुछ भी क्रिएट करना हो तो सबसे पहले हमें पेरोल को एक्टिवेट करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिवेट फीचर्स में यहाँ पे लिखा है मेंटेन पेरोल, यहाँ पे यस करना होगा और उससे जुड़ी हुई कई सारी डिटेल्स को भी हमें यस करना होगा। एक बार ये एक्टिवेट हो गया तो मास्टर्स पे हमें पेरोल इंफॉर्मेशन जैसी एक फीचर दिखेगी जो पहले नहीं था, पहले सिर्फ अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री फीचर्स ही थे। तो पेरोल में जाके हम इतने सारे मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि एम्प्लॉयज कैटेगरीज, वो किस डिपार्टमेंट का है, कौन से लेवल का है, जो चाहे जिस तरीके से जो कैटेगरी चाहिए उस यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। हम एम्प्लॉयज के ग्रुप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं एंड एम्प्लॉयज के नाम को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद जब हम एम्प्लॉय का मास्टर क्रिएट करते हैं हम डाल सकते हैं वहां पे उसका नाम जैसे कि आशीष त्रिपाठी और यहाँ पे कई सारी डिटेल्स, उसका नाम, उसका एम्प्लॉय नंबर, उसके डेजिग्नेशन, वो क्या फंक्शन करता है, लोकेशन, उसका डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम और कई सारी डिटेल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और जब एम्प्लॉय का प्रोफाइल क्रिएट होगा दोस्तों उसे हम कहते हैं पेरोल मास्टर डेटा। फिलहाल ये सारी डिटेल्स हम स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे बन गया हमारा पेरोल मास्टर डेटा और पेरोल वाउचर्स को यूज करके हम यहाँ पे एंट्री करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैश और प्राइमरी कैटेगरी में हमारे पास है मिस्टर आशीष त्रिपाठी। देखिए यहाँ पे
पेरोल की एंट्री करने से पहले उसकी अटेंडेंस डालनी होगी, उसका पर डे सैलरी डालना होगा, और उसके बाद जब हम उसका पेरोल कैलकुलेट करते हैं तो अटेंडेंस मल्टीप्लाई बाय सैलरी, तो उसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो बेसिकली पेरोल मास्टर डेटा में क्या होता है? सो पेरोल इज अनदर एरिया कनेक्टिंग विद अकाउंटिंग सिस्टम्स। Payroll is a system for calculation of salary and recording of transactions relating to employees' master data. In case of payroll, it can be names of employees, group of employees, salary structure, pay heads, etc. These data are not expected to change frequently. For example, employee created in the system will remain as it is for a longer period of time. Her salary structure may change, but not frequently. Pay heads associated with her salary structure will be relatively permanent. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये पे हेड क्या होता है। तो देखिए जब हम सैलरी लेते हैं तो सिर्फ वो एक ही नाम से नहीं आती, उस सैलरी में कई सारे और हेड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी, उसके बाद होते हैं कुछ अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, एचआरए, ऐसे कई सारे और डिफरेंट हेड्स भी होते हैं। तो दोस्तों इन हेड्स को भी हम पेरोल के मास्टर में क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं, ये रहा पे हेड्स। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं। तो पेरोल मास्टर डेटा के बाद अब आइए पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा। अकाउंटिंग एंट्री करते टाइम पे हमें कई सारे लॉज का ध्यान रखना पड़ता है, और कभी कभार तो हमें लॉ के लेजर्स भी क्रिएट करने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहे जीएसटी, तो जब हम जीएसटी का अकाउंटिंग करते हैं तो हमें सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, ये सारे लेजर्स भी क्रिएट करने होंगे, क्योंकि वो हमारे अकाउंटिंग का इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो दोस्तों कई सारे टैक्सेशन के लॉ को कंप्लाई करने के लिए जो लेजर्स हम क्रिएट करते हैं उसे ही हम कहते हैं स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे जीएसटी की, तो जीएसटी का अकाउंटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट करना होगा जीएसटी का लेजर, और जीएसटी के लेजर्स जनरली दो होते हैं, पहला है सेंट्रल एंड दूसरा होता है स्टेट। तो हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेट जीएसटी। अगर हम स्टैंडर्ड रेट 18% लेके चले तो स्टेट जीएसटी होगा उसका आधा, मतलब 9%। अब यहाँ पे ये किसी जनरल लेजर की कैटेगरी में नहीं जाएगा, ये जाएगा स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। वहां पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। देखिए फीचर को यूज करके हम कई सारे स्टैट्यूटरी फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स जो पहले थे लेकिन अब नहीं है, टीडीएस, टीसीएस एंड कुछ पेरोल स्टैट्यूट्स, उनको एक्टिवेट करने के बाद हम उनसे जुड़े हुए मास्टर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ड्यूटी में फिलहाल हमने जीएसटी क्रिएट किया है, लेकिन ये कौन सा जीएसटी है? तो आंसर यहाँ पे स्टेट जीएसटी, और स्टेट जीएसटी का जो हमारा परसेंटेज होगा वो हम यहाँ पे 9% लेते हैं, बाकी का कोई डिटेल्स नहीं डालते। दोस्तों ये हमारा स्टेट जीएसटी बन गया। उसके बाद है सेंट्रल जीएसटी 9%। अगेन दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे, अगेन जीएसटी को हम करेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ स्टेट अब हम उसको सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल टैक्स के नाम से। अगेन ये 9%, 9 + 9 हो गया 18%। तो दोस्तों यहाँ पे दो स्टैट्यूटरी मास्टर्स हमने क्रिएट कर दिए हैं। अब आइए उसकी एक अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। मान लीजिए मैंने किसी कस्टमर को कुछ मोबाइल्स बेचे हैं, तो क्या एंट्री होगी? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब आइए समझते हैं इस बात को एक एग्जांपल से। हुआ यूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने एक कस्टमर मिस्टर विजय चौहान को कुछ मोबाइल्स बेचे, तो कैसे यहाँ पे स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा यूज हो गए, लेट्स अंडरस्टैंड। तो हम जाएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे, सबसे पहले डेट सेट करेंगे, वो है 1 सितंबर। सेल्स का वाउचर, हमारे जो कस्टमर भाई साहब है वो है यहाँ पे विजय चौहान जी। उसके बाद मोबाइल सेल्स, और हम मोबाइल यहाँ पे सेल कर रहे हैं। सबसे पहले आईफोन्स कितने हम दे रहे हैं? 1000 क्वांटिटी, रेट है उसका मान लीजिए 90,000 रुपीज, तो 9 करोड़ रुपीज का अमाउंट। उसके बाद एक और क्वांटिटी 500 पीसेस, 23,000 का रेट।
तो भैया ये हो गई हमारी ग्रॉस वैल्यू। अब हम बात करते हैं जीएसटी की। तो जैसे हमने कहा कि जीएसटी के दो पार्ट पढ़ेंगे, स्टेट एंड सेंट्रल। तो सबसे पहले लगेगा सेंट्रल जीएसटी 9%। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट हो गया। उसके बाद स्टेट जीएसटी 9% के हिसाब से वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो गया, और बाद में हम यहाँ पे नरेशन डाल के उसे करवा देंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों इसी तरीके से स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा का यूज करके हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा इज अ मास्टर डेटा relating to statute and law. It may be different for different types of taxes. For example, GST, a nature of payments for TDS, etc. These data also shall be relatively permanent. We don't have any control on this data as statutory changes are made by the government and not by us. In case of change in tax rates, forms, categories, we need to update change our master data. All business processes modules must use common master data. देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर थ्रू आउट द कंट्री हमारे कई सारे ब्रांचेस हैं, तो उन सभी ब्रांचेस में एक ही नाम जैसे, एक ही कोड नंबर जैसे मास्टर डेटा यूज होने चाहिए, ताकि वहां पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। मास्टर डेटा के बाद अब आइए पढ़ते हैं न्यू कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज नॉन मास्टर डेटा, जिसे हम ट्रांजैक्शनल डेटा भी कहते हैं। देखिए क्या होता है ट्रांजैक्शनल डेटा, आइए समझते हैं इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से। तो दोस्तों ये है हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यहाँ पे हमने एक पार्टी थ्रू कई सारे गुड्स परचेस किए थे, और उस पार्टी का नाम है हमारा राहुल पटेल जी। अब देखिए जब हम इनके लेजर में जाएंगे तो हमें एक पर्टिकुलर पीरियड में कई सारे ट्रांजैक्शन दिखेंगे। तो ये वो सारे ट्रांजैक्शन है जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने इस पार्टी के साथ किए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कई सारे परचेसेस है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग कई सारे यहाँ पे पेमेंट्स दिए गए हैं। अब परचेस में ये जो राहुल पटेल का लेजर बनाया हुआ था, ये था मास्टर डेटा। इसे हम अकाउंटिंग मास्टर डेटा कह सकते हैं। नॉट ओनली टू दैट, यहाँ पे जो हम इन्वेंट्री देख रहे हैं आईफोन एक्स, ये था हमारा इन्वेंट्री मास्टर डेटा, और उसी तरीके से पेरोल एंड स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा भी होता है। अब इस पर्टिकुलर लेजर में जब हम यहाँ पे देखते हैं तो कई सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे एंटर किए गए हैं। दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन का डेटा यहाँ पे दिख रहा है, उसे ही हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ट्रांजैक्शनल डेटा, और इसे ही हम कह सकते हैं नॉन मास्टर डेटा, मतलब जो बार बार चेंज होता रहेगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री की अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, वो डेबिट भी हो सकती है, वो क्रेडिट भी हो सकती है। यहाँ पे दिख रहा क्लोजिंग बैलेंस भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे दिख रहे वाउचर नंबर भी हमें चेंज दिखेंगे। हर एक चीज यहाँ पे चेंज हो सकती है, यहाँ की क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है। जरूरी नहीं कि एवरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन सेम क्वांटिटी सेम प्रोडक्ट ही यहाँ पे परचेज करे। तो दोस्तों इसे ही कहा जाता है ट्रांजैक्शनल डेटा, नॉन मास्टर डेटा। सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे transactional data? It is a data which is expected to change frequently again and again and not a permanent data. For example, accounts recorded in each transaction shall be different every time and expected to change again and again. Date recorded in each transaction is expected to change again and again and will not be constant in all the transactions. Transactional data would be an invoice line item with the invoice number, the invoice date, and the amounts for that, and then the master data would be describing the transaction further, the product that was purchased, the customer that ordered it, the vendor that supplied it. तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि जो प्रोडक्ट परचेस की थी, जिस कस्टमर ने इसको ऑर्डर दिया था, जिस वेंडर ने हमें सप्लाई किया था, ये सब कुछ हो गया हमारा मास्टर डेटा। और उस मास्टर डेटा में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल डेटा, नॉन मास्टर डेटा। तो दोस्तों नॉन मास्टर डेटा के बाद अब आइए पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वाउचर। जैसा कि हमने ये पढ़ा कि अगर हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई भी एंट्री करनी है तो वो करनी होगी अकाउंटिंग वाउचर्स के थ्रू।
इन्वेंट्री से रिलेटेड चीज हम डाल सकते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स थ्रू, एंड पेरोल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम कर सकते हैं पेरोल के वाउचर्स थ्रू। इन शॉर्ट, बिना वाउचर की इनपुट नहीं हो सकती। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, पेरोल वाउचर्स। वैसे तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कई सारे वाउचर्स के टाइप्स होते हैं, लेकिन उन वाउचर्स को बेसिकली हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन 3 पार्ट्स में। सबसे पहला है अकाउंटिंग वाउचर्स, दूसरा होगा इन्वेंट्री वाउचर्स, एंड थर्ड होगा पेरोल वाउचर। देखिए, अकाउंटिंग वाउचर की बात करें तो उसमें क्या क्या बातें इंक्लूड होगी। उसमें आएगा कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल्स, परचेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अगर हम बात करें इन्वेंट्री वाउचर्स की तो उनमें इंक्लूड होगा परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, डिलीवरी नोट, रिसीट नोट। अगर हम बात करें पेरोल की तो आएगा यहाँ पे अटेंडेंस एंड पेरोल वाउचर। देखिए, ये सारे के सारे वाउचर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कई तरीके के ट्रांजैक्शंस को एंटर करने में हेल्प करता है। तो किस वाउचर का क्या फंक्शन है, आइए समझते हैं उसे वन बाय वन। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर का पहला वाउचर, वो है कॉन्ट्रा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पे हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ पे इस बटन को प्रेस करने से हमको मिलेगा ये कॉन्ट्रा। देखिए, इस वाउचर का मेन यूज होता है बैंक में कैश जब हम विड्रॉ करते हैं, या कैश जब हम डिपॉजिट करते हैं, या एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर हम कोई अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसी एंट्रीज को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा के बाद जो नेक्स्ट है वो है पेमेंट वाउचर। सो पेमेंट वाउचर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। तो ये रहा भाई पेमेंट। देखिए, इस वाउचर का यूज होता है पेमेंट को दिखाने के लिए, या तो अगर हम पेमेंट कैश में करते हैं वो दिखाने के लिए, अगर हम पेमेंट कोई बैंक थ्रू करते हैं तो वो भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, चाहे वो जीएसटी पे करना हो या किसी भी तरीके का अगर एक्सपेंसेस हमें यहाँ पे पे करना हो, तो कोई भी अमाउंट यहाँ पे लिख के हम इस एक्सपेंसेस को दिखा सकते हैं। पेमेंट के बाद नेक्स्ट इज रिसिट। देखिए, रिसिट वाउचर यहाँ पे क्लिक करने से आएगा। तो रिसिट वाउचर तब यूज किया जाता है जब आप कुछ कैश में रिसीव करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट रिसीट हो, या फिर मान लीजिए किसी कस्टमर जैसे कि विजय चौहान साहब ने कुछ पैसे दिए हो, या किसी ने भी आपको बैंक से या कैश से कुछ अमाउंट दिया, तो उसका एंट्री आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कैश की जगह हम चाहे तो बैंक भी ले सकते हैं। उसके बाद है जर्नल एंट्री। देखिए, जर्नल एंट्री यहाँ पे क्लिक करने से आएगा, और ये जर्नल डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में ही रहती है। बाकी के जो वाउचर है, चाहे हम बात करें सेल्स की या फिर परचेस की, तो उसे हम इस इनवॉइस फॉर्मेट में या फिर जर्नल फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। देखिए, कुछ कमांड्स प्रेस करने से हम परचेस या सेल्स को जर्नल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो जर्नल का वाउचर है वो बाय डिफॉल्ट ऐसी डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में रहेगा। देखिए, कुछ चीजें हम नॉन कैश होती है जिसको ना हम कॉन्ट्रा में दिखा सकते हैं, ना हम उसे रिसिट या पेमेंट या फिर सेल्स परचेस के वाउचर में दिखा सकते हैं। तो ऐसे वाउचर्स की एंट्री को दिखाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा जर्नल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, जब ईयर एंड होता है तो यहाँ पे कंपनी पास करेगी 31 मार्च को कंपनी पास करती है डेप्रिसिएशन की एंट्री। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और कोरिस्पॉन्डिंगली जो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट का अकाउंट होगा, चाहिए कुछ हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हम क्रिएट करते हैं बिल्डिंग, और उसे डालेंगे हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स पे। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का एंट्री। तो ऐसे कुछ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है जो कहीं और वाउचर में हम नहीं कर सकते, उसे हम यहाँ पे डालेंगे जर्नल एंट्री में। कुछ और एग्जांपल्स देखिए तो हम इंटरेस्ट की एंट्री है, कुछ डिस्काउंट की एंट्री है, बैड डेट की एंट्री है, कुछ प्रोविजंस वगैरह पास करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं ये जर्नल वाउचर को। नेक्स्ट इज सेल्स। तो दोस्तों, सेल्स तो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकली देख लिया है कि अगर
कैश या क्रेडिट सेल्स की एंट्री दिखानी है, चाहे इनवॉइस फॉर्मेट में या फिर जर्नल एंट्री फॉर्मेट में, इन दोनों फॉर्मेट के लिए हम इस पर्टिकुलर वाउचर का यूज कर सकते हैं और ये आएगा इस बटन को क्लिक करने से। नेक्स्ट वन इज परचेज। तो दोस्तों परचेज भी हमने प्रैक्टिकली पढ़ा है, इस बटन को प्रेस करने से परचेज का वाउचर आएगा और सिलेक्ट करने के बाद हम परचेज की एंट्री कर सकते हैं, चाहे वो कैश में की हो या फिर किसी पार्टी से हमने ऑन क्रेडिट लिया हो, जैसे हम उसको बताना चाहें उसे बता सकते हैं। तो यह परचेज के बाद नेक्स्ट इज क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। तो हमने यहाँ पे अकाउंटिंग में यह पढ़ा है कि जब हम कुछ सेल्स करते हैं या परचेस करते हैं उसमें से कुछ रिटर्न होता है, चाहे वो सेल्स रिटर्न हो या परचेस रिटर्न हो, तो उन ट्रांजैक्शंस को दिखाने के लिए हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का यूज करते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ध्यान रखिए ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड नहीं होता। मतलब अगर इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो वहां पे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स को दिखाने के लिए हमें कुछ फीचर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब तक इन फीचर्स को हम एक्टिवेट नहीं करते तब तक हम डेबिट या क्रेडिट नोट्स को वहां पे नहीं दिखा सकते। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब आइए देखते हैं कि कैसे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आएगी। जब हम यहाँ पे वाउचर्स की लिस्ट को देखेंगे तो ये रहा भैया हमारा क्रेडिट नोट और ये रहा डेबिट नोट। यहाँ पे ये क्लिक करने से आ जाएगा क्रेडिट नोट, इसको क्लिक करने से डेबिट नोट। ट्रांजैक्शन को देखिए क्या रिटर्न हुआ है एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे पार्टी वाइज, क्वांटिटी वाइज, यहाँ तक कि जीएसटी के रिवर्सल वाइज भी एंट्री की जा सकती है। तो दोस्तों ये थे हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स। नेक्स्ट वन इज मेमोरेंडम वाउचर। देखिए ये मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम हमारे एम्प्लॉयज को 10,000 रुपीज पैटी कैश देते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि ये जो हमने यहाँ पे अमाउंट दी हुई है उसका एक्चुअल यूज कितना होगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना होगा। अगर हमने उस 10,000 रुपीज को यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस बता दिया लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस ओनली 8,000 हुआ है तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो दोस्तों हम इस नोट को कैसे रिकॉर्ड करें कि हमने हमारे एम्प्लॉय को 10,000 रुपीज दिए हैं, हमें इस तरीके से उसे रिकॉर्ड करना है कि उसकी इफेक्ट कहीं पे भी ना आए, ना वो ट्रायल बैलेंस में दिखे, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना बैलेंस शीट में, ना ये पार्टी के लेजर में दिखे, एम्प्लॉय के लेजर में दिखे। अगर ऐसा कुछ नोट जैसा हमें यहाँ पे दिखाना है तो उसके लिए हम जो वाउचर्स यूज करते हैं उसे हम कहते हैं मेमोरेंडम वाउचर्स। ऐसे मेमोरेंडम वाउचर्स को दिखाने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें एक्टिवेट करना होगा। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे फीचर्स में, यहाँ पे क्लिक करने से ये फीचर्स आएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो दिख रहा है कि यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर्स, जब तक यहाँ पे उसको यस नहीं करेंगे तब तक हम मेमोरेंडम वाउचर्स को यूज नहीं कर सकते। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे यस है, तो दोस्तों मेमोरेंडम वाउचर यूज कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से उसको समझे। मान लीजिए कि मैंने मेरे एम्प्लॉय को एक पेमेंट दिया है कैश में। अज्यूम कीजिए कि मेरे एम्प्लॉय का नाम है यहाँ पे मिस्टर एम्प्लॉय 1। तो एम्प्लॉय 1 को मैंने यहाँ पे डाल दिया है फिलहाल करंट लायबिलिटीज में। अब उसको मैंने यहाँ पे 50,000 रुपीज दिए हैं। अगर मैंने इसको मेमोरेंडम में एंटर नहीं किया, डायरेक्टली पेमेंट में एंटर किया तो ये उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। कैसे देखते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे रिपोर्ट्स में, और रिपोर्ट्स में अकाउंट बुक्स में जब उसका लेजर हम देखेंगे, क्योंकि अभी हमने उसका मास्टर क्रिएट किया है, तो देखिए ये 50,000 की एंट्रीज यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अगर इसी एंट्री को हम कन्वर्ट कर दे मेमोरेंडम में, देखिए ये मेमोरेंडम एंट्री हो गया। अगर हम इस एंट्री को कन्वर्ट कर देते हैं मेमोरेंडम में और उसके बाद हम इसे करवा देते हैं सेव, तो देखिए दोस्तों एम्प्लॉय के लेजर में से वो एंट्री गायब हो गई। नॉट ओनली टू दैट, अगर हम कोरस्पॉन्डिंगली कैश का अकाउंट भी देखेंगे तो वो एंट्री वहां पे नहीं दिखती। अगर हमें ये देखना है कि ऐसे कितनी नोट्स, ऐसे कितने मेमोरेंडम हमने बनाए हुए हैं तो कैसे देख पाएंगे, आइए देखते हैं। हमें जाना होगा यहाँ पे रिपोर्ट्स में, उसके बाद जाना होगा यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट में, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरेंडम वाउचर्स, उसको क्लिक कीजिए। देखिए मार्च में हमने ये एक मेमोरेंडम वाउचर पास किया था जो ना तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा ना किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, लेकिन फिर भी ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा। किसी लेजर को अफेक्ट नहीं करेगा लेकिन ऑन रिकॉर्ड रहेगा।
तो ये होता है मेमोरेंडम वाउचर। दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर्स के बाद अब आइए समझते हैं कुछ इन्वेंट्री वाउचर्स, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे परचेस ऑर्डर। और दोस्तों परचेस ऑर्डर का मेन काम होता है जो भी वेंडर को परचेस ऑर्डर दिए है उसको रिकॉर्ड करना। तो दोस्तों हम यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कैसे उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर्स में। जैसे हम वहां पे चले गए, राइट कॉर्नर पे हमें मिलेगा ऑर्डर वाउचर्स, उस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे सेल्स ऑर्डर मिल गया है। मतलब यहाँ पे जब कस्टमर हमें ऑर्डर देता है तो उसके लिए हम सेल्स ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। एंड अगर हमने किसी वेंडर को ऑर्डर दिया है तो उसके लिए ये जो दिख रहा है परचेस ऑर्डर, वहां पे क्लिक कर सकते हैं। एक बार परचेस ऑर्डर यहाँ पे जनरेट हो गया, उसके बाद जब वेंडर का इनवॉइस आता है तो डायरेक्टली परचेस एंट्री करते टाइम पे हम रेफरेंस के तौर पे परचेस ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे तो कई सारे डिटेल्स हमारे फॉर्म में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। परचेस ऑर्डर के बाद दोस्तों नेक्स्ट है सेल्स ऑर्डर। तो वो तो हमने अभी अभी पढ़ा, ये था हमारा परचेस ऑर्डर। उसके बाद ये है हमारा सेल्स ऑर्डर, जब कस्टमर हमें कोई ऑर्डर देता है तो उसके लिए इस वाउचर का यूज होता है। नेक्स्ट इज स्टॉक जर्नल। ये काफी इंटरेस्टिंग वाउचर है। यहाँ पे देखो स्टॉक जर्नल को देखने के लिए हमें जाना होगा यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर में, और हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक जर्नल। देखिए ये जो वाउचर है वो दो पर्पस के लिए यूज होता है। सबसे पहला मूवमेंट, अगर एक गोडाउन में हमारा गुड्स पड़ा है और वहां से हमें किसी और गोडाउन में उसको शिफ्ट करना है, मान लीजिए गुड्स ट्रांसफर हो चुके हैं, तो उस ट्रांसफर को दिखाने के लिए हम इस वाउचर को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल हमारे पास आईफोन पड़े हैं, मेन लोकेशन पे 5499 पीसीस दिखा रहे हैं, तो उनमें से हमें 1000 जो पीसीस हैं उसे ट्रांसफर करना है हमारे अहमदाबाद लोकेशन पे। तो दोस्तों आसानी से हम इस एंट्री के जरिए उसे कर सकते हैं। तो होगा यूं कि जो मेन लोकेशन पे एचओ पे जो वो पीसीस पड़े थे उनमें से 1000 ट्रांसफर हो जाएंगे और दूसरे गोडाउन में। नॉट ओनली टू दैट, देखिए कभी कभार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न ही हो ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभार वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होता है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है तो उसको क्या करना होगा, कई सारे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट करना होगा फिनिश्ड गुड्स में। देखिए जो परचेस होता है वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होगी, लेकिन जो सेल्स होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वो होगी भैया फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें उन रॉ मटेरियल की कन्वर्जन दिखानी होगी फिनिश्ड गुड्स में, लेकिन अकाउंटिंग में वो कैसे होगा दोस्तों, वो होगा इस स्टॉक जर्नल नाम के वाउचर से। तो जो भी परचेस आइटम हमने यहाँ पे दिखाई है कई सारी, वो यहाँ पे लिख के उसको हम एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो परचेस आइटम हम यहाँ पे दिखाएंगे और उसका कन्वर्जन जो भी नया आइटम बना वो यहाँ पे दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कई सारा आइसक्रीम पाउडर, मिल्क, चॉकलेट, चॉकलेट चिप्स, शुगर। ये सारी परचेस की हुई आइटम्स को हम यहाँ पे लिखेंगे और इनसे जो कन्वर्ट हुआ, जितनी क्वांटिटी में कन्वर्ट हुआ आइसक्रीम, वो यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों इसको एक्सेप्ट करवाने के बाद जो हमारा स्टॉक समरी होगा, बेसिकली जो यहाँ पे दिखता है वहां पे बाय की हुई, परचेस की हुई क्वांटिटी जितना कन्वर्ट हुआ है उतना रिड्यूस हो जाएगा और एक नई क्वांटिटी आइसक्रीम यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये होता है स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट इन्वेंट्री वाउचर, और वो है फिजिकल स्टॉक। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम फिजिकली हमारे इन्वेंट्री को काउंट करें तो वो बुक रिकॉर्ड से थोड़ा डिफरेंट होता है कभी कुछ रीजंस की वजह से कि बुक रिकॉर्ड में जो इन्वेंट्री दिखा रही है और एक्चुअली जो अवेलेबल है उन दोनों में डिस्क्रिपेंसीज हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम उस पर्टिकुलर एंट्री को कैसे ठीक करें। एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो हमारे इस स्टॉक समरी में आईफोन X दिखा रहा है 5499 जो पड़ा है मेन लोकेशन में, मतलब एचओ पे। जब एक्चुअली फिजिकल काउंट किया गया तो वो था सिर्फ 5499 फोन्स वहां पे मिसिंग थे। तो इस क्वांटिटी को हम करेक्ट कैसे करें, इस क्वांटिटी को करेक्ट किया जाता है ये फिजिकल स्टॉक नाम के वाउचर से। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड।
यहाँ पे प्रेस करेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स बिकॉज इट इज वन ऑफ द इन्वेंट्री वाउचर, और राइट हैंड साइड पे जब हम देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है हमको फिजिकल स्टॉक वाउचर, वहां पे क्लिक कीजिए और शुरू हो जाइए। हम 31 मार्च के लिए नया क्वांटिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारी क्वांटिटी का नाम था आईफोन एक्स। देख रहे हैं यहाँ पे 5499 दिखा रहा है। कौन सा गोडाउन था? तो ऑब्वियसली वो था मेन लोकेशन। एक्चुअल क्वांटिटी 5499 नहीं लेकिन 5400 है। इसको एक्सेप्ट करवा दो, और एक बार दोस्तों ये एक्सेप्ट हो गया उसके बाद अगर हम हमारी स्टॉक की डिटेल्स देखेंगे डिटेल में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आईफोन का जो क्वांटिटी था वो 99 से यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। देखेंगे यहाँ पे 99 पीसेस घट गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल स्टॉक वाउचर। तो फिजिकल काउंटिंग के लिए इस वाउचर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डिलीवरी नोट। देखिए डिलीवरी नोट को हम डिलीवरी चालान भी कहते हैं। मतलब ये कि जब हम किसी कस्टमर को कुछ गुड्स भेजते हैं तो उस गुड्स को एक्सेप्ट करने से पहले कस्टमर उसको कंपेयर करेगा कि भाई गुड्स उसके ऑर्डर के हिसाब से है या नहीं है, गुड्स सही तरीके से क्वालिटी में है या नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तो वो हम इनवॉइस बनाए उससे पहले हम उसको एक डिलीवरी नोट देते कि भाई ये देख इस तरीके का गुड्स हमने भेजा है, जरा कंपेयर करके कंफर्म कर। दोस्तों जब तक वो डिलीवरी नोट को कंफर्म नहीं करता, साइन नहीं करता, तब तक हम सेल्स इनवॉइस को जनरेट नहीं करते। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले सेल्स का एंट्री नहीं पड़ता, सबसे पहला होता है सेल्स का ऑर्डर। जैसे कि हमने देखा कि सेल्स का ऑर्डर हम क्रिएट करेंगे इस तरीके से। एक बार सेल्स ऑर्डर हो गया उसके बाद हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे डिलीवरी नोट। तो जो डिलीवरी नोट यहाँ पे क्रिएट की गई है वो कस्टमर को भेजी जाएगी, और एक बार हमारे कस्टमर भाई साहब ने उसको सिलेक्ट कर दिया, उसको अप्रूव कर दिया, उसके बाद हम उसकी सेल्स की एंट्री यहाँ पे करेंगे। ओके, तो ये डिलीवरी नोट के बाद नेक्स्ट है रिसिप्ट नोट। देखिए डिलीवरी नोट जो था वो कस्टमर के लिए था, लेकिन रिसिप्ट नोट ये वेंडर के लिए। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है उन ऑर्डर्स के लिए जो परचेस ऑर्डर्स है, मतलब वेंडर्स को जो परचेस ऑर्डर भेजे गए थे उसके हिसाब से गुड्स आए हैं या नहीं आए। तो रिसिप्ट नोट के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में, उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे रिसिप्ट नोट। और देखिए दोस्तों इस तरीके से रिसिप्ट नोट प्रिपेयर की जाएगी। वो सारे परचेस ऑर्डर्स जो हमने वेंडर को दिए थे वो सही तरीके से प्रोसेस हुए या नहीं हुए वो हम यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए कि हमने परचेस की जो ऑर्डर की थी वो थी 1000 क्वांटिटी की, लेकिन आउट ऑफ 1000 क्वांटिटी हमने 20 क्वांटिटी को रिजेक्ट कर दिया। तो वो रिजेक्शन वाली नोट जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे लिख पाएंगे। उसके बाद अब आइए पढ़ते हैं पेरोल वाउचर्स। तो पेरोल वाउचर्स में हमें पढ़ना है दो वाउचर। सबसे पहला है अटेंडेंस एंड पेरोल। तो दोस्तों ये रहा हमारा पेरोल वाउचर। देखिए पेरोल वाउचर में अटेंडेंस के बेस पे एम्प्लॉय का कितना सैलरी हुआ वो सैलरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा अगर पहले से कुछ पैरामीटर सेट किए हैं। तो यहाँ पे अटेंडेंस के वाउचर को यूज करके एम्प्लॉय की सबसे पहले अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाएगी, और उस अटेंडेंस के बेस पे ऑटोमेटिकली सिस्टम कुछ सैलरी कैलकुलेट कर देगा। वो बेस्ड होगा वो सारे पैरामीटर्स पे जो हमने ऑलरेडी सिस्टम में डाले हुए हैं। और जैसे हम पेरोल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे दोस्तों, ऑटोमेटिकली उसकी सारी सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगी। हम देखेंगे सब कुछ सही है, अगर सही है तो डायरेक्टली यहाँ पे उसको पास करवा के सैलरी की एंट्री कर सकते हैं। और क्वेश्चन ये आता है कि हम कहाँ पे जाके ये सारे एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काम होता है मास्टर का। हमने मास्टर क्रिएशन ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो उसके लिए यहाँ पे एडमिन को जाना होगा पेरोल इंफॉर्मेशन में। वहां पे कई सारी वो कैटेगरीज उसको क्रिएट करनी होगी, जैसे कि एडमिन, सेल्स पर्सन, मार्केटिंग पर्सन एटसेट्रा। उसके बाद वो एम्प्लॉयज के ग्रुप्स भी बना सकता है। फिर एम्प्लॉयज का कई सारा मास्टर क्रिएट करना होगा, वो कौन से डिपार्टमेंट का है, उसकी बेसिक सैलरी क्या है। उसके बाद है यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होता है कि उसकी जो सैलरी है वो नंबर ऑफ आवर्स के बेस पे है या डेज के बेस पे है या नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोड्यूस के बेस पे है, वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इन्वेंटरी में हमने देखा था उसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे होगा यूनिट वर्क। उसके बाद अटेंडेंस के टाइप क्रिएट करेंगे कि एब्सेंट होना है, ओवर टाइम, और उसके बाद प्रेजेंट, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जब तक ये क्रिएट नहीं करते तब तक हम अटेंडेंस का वाउचर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है पे हेड्स।
देखिए सैलरी में कई सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बेसिक सैलरी, HR, डियरनेस अलाउंस, उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, कई सारी डिटेल्स आती है। वो डिटेल्स को प्रोसेस करवाने से पहले सबसे पहले उनके ये हेड्स क्रिएट करने होंगे, उनके पैरामीटर्स देने होंगे कि अगर इतना सैलरी है तो इतना परसेंटेज आपको DA या HRA मिलेगा। अगर वो पैरामीटर्स वहां पे सेट कर दिए जाए दोस्तों, तो पेरोल ऑटोमेटिकली उसका कैलकुलेशन कर देगा। तो ये थे हमारे ऑल द वाउचर्स इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द शॉर्ट नोट अबाउट वाउचर नंबर। तो what is the importance of voucher number in voucher, why we should put this, let's understand this. So basically a voucher number is a unique reference for a balancing business transaction. It is the main reference for financial transactions used in some accounting environment. तो basically हम सभी जानते हैं कि accounting environment में thousands of vouchers हो सकते हैं। तो किसी particular voucher को कैसे identify किया जाए, उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा वाउचर नंबर से। One can configure each business unit's ledger separately to have voucher numbering as mandatory for all transactions or prohibited or optional. If it is prohibited for the ledger, there is no voucher numbering. If it is optional, a voucher number is available for each journal but not mandatory field. देखिए यहाँ पे ये समझाया गया कि अगर हम चाहे तो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में वाउचर नंबर को सेट कर सकते हैं कि हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते, पर्टिकुलर वाउचर नंबर किस वाउचर के लिए यूज होगा, एटसेट्रा। So basically at the time of voucher numbering we have to take care about certain features or certain peculiarities. What are those peculiarities? Let's understand. The first one is the voucher number must be unique. Second is every voucher type shall have a separate numbering series. A voucher number may have prefix or suffix or both. For example, ICPL/2034/1718. In this case, ICPL is the prefix, 1718 is the suffix which denotes the year, and 2034 is the actual number of the voucher. Next is all voucher must be numbered serially. That means 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Next is all vouchers are recorded in chronological order and hence voucher recorded earlier must have an earlier number. मतलब जो पहले वाउचर क्रिएट किया गया है उसका अर्लियर नंबर होना चाहिए और जो बाद में है उसका बाद में। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग साइकिल फ्लो स्टेप्स इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करता है तो कैसे कैसे स्टेप्स वो फॉलो करता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। वैसे तो हम सभी जानते हैं लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द ट्रांजैक्शंस, देन वाउचर एंट्री होगा, उसके बाद पोस्टिंग टू द लेजर होगा, देन क्लोज ऑफ द अकाउंट बैलेंसेस जिसको हम बैलेंसिंग भी कहते हैं। एक बार बैलेंसेस आ गए बाय जस्ट डेबिट एंड क्रेडिट का सम करके और सब्सट्रैक्शन करके, उसके बाद एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस के बाद उसमें जरूरी एडजस्टमेंट कीजिए, दैट मींस मेक एडजस्टिंग द एंट्रीज एंड देन एट द लास्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग साइकिल के बाद नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ लेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ लेजर्स इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बेसिकली अकाउंटिंग में हम ये तीन तरीके के लेजर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है पर्सनल, देन रियल एंड नॉमिनल। लेकिन अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो उसमें बेसिकली दो टाइप्स के लेजर्स होते हैं। सबसे पहला डेबिट बैलेंस लेजर्स एंड अदर क्रेडिट बैलेंस लेजर्स। हम लेजर्स को असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस के बेस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास दो तरीके के लेजर्स है, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के लेजर्स एंड बैलेंस शीट के लेजर्स। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऑब्जेक्टिव की या उसके लेजर्स की, तो बेसिकली हमारे पास इनकम लेजर्स एंड एक्सपेंसेस लेजर्स है, एंड बैलेंस शीट में हमारे पास है असेट्स एंड लायबिलिटी लेजर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ग्रुपिंग। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग? तो देखिए जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को हम या तो बैलेंस शीट में दिखाना चाहेंगे या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि लेजर कहीं ना कहीं दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से किसी एक जगह पे बिलोंग करता है। तो ये कैसे तय होगा कि वो लेजर कहाँ जाएगा? तो लेजर बनाते टाइम पे ही हमें उसका ग्रुपिंग करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल की,
कैपिटल अकाउंट की हमें इंश्योर करना होगा कि हम सही ग्रुप्स यहाँ पे सिलेक्ट करें। अगर हमने गलती से भी गलत ग्रुप क्रिएट कर दिया तो हमारी एंट्री गलत जगह पे दिखाएगी। फॉर एग्जाम्पल चिराग अखानी ये कैपिटल अकाउंट है, लेकिन कैपिटल अकाउंट की जगह पे बाय मिस्टेक इसको हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बना दिया, और इसी के बेस पे अगर हमने कोई यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर दिया कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम चिराग अखानी 10,000, तो ये एंट्री हमें अनफॉर्चुनेटली बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी, बट ये हमको दिखेगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो एकदम गलत है। तो दोस्तों हमें सही तरीके से ग्रुपिंग करना होगा, और अगर गलती हो जाए, अगर वहां पे अथॉरिटी दी गई है, तो यहाँ पे एडमिन को ऐसे गलत किए गए ग्रुपिंग्स को ऑल्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह लेट्स गो फॉर नाउ कैपिटल अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अब ये दिखाएगा हमारे बैलेंस शीट में। तो ग्रुपिंग्स को कैसे लिखेंगे? Account group is a convenient method of organizing the ledger accounts into tree-structured hierarchical view for better understanding and interpretation. At the time of creation of any new ledger, it must be placed under a particular group. There are 4 basic groups in accounting: income, expense, asset, liability. There may be any number of subgroups under these 4 basic groups. Grouping is important, as this is a way to tell software what is the nature of the ledger and where it is to be shown at the time of reporting.